नमस्कार। थोड़े से विलंब के साथ नमस्कार हितेंद्र जी, थोड़ा सा 1-2 मिनट तो विलंब हो गया है। तो कल हम लोग बातचीत कर रहे थे, जो कुछ बातें की उसमें विश्वविद्यालय परिसर और साहित्य और विश्वविद्यालय के संबंध की चर्चा हम लोगों ने की। और इसके साथ ही जो एक संकेत मैंने एक किया था कि 11 पुस्तकों के प्रकाशन की जो योजना बनी थी, उस योजना के संदर्भ में भी कुछ बातचीत की जाए। तो आज की बातचीत के क्रम में वो आएगा ऐसा लगता है मुझे, लेकिन पहले बातचीत की स्वाभाविकता को मैं कल के संदर्भों से पकड़ूं। देखिए, हिंदी बहुस्तरीय भाषा है और हिंदी की व्याप्ति, हिंदी का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इतने कम समय में एक भाषा ने इतना विकास किया है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी देखिए कि अगर इतिहास को देखें तो भारतेंदु और जो खत्री जी थे उनके बीच में काफ़ी पत्राचार हुआ कि खड़ी बोली में कविता हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और इसको लेकर के काफ़ी चर्चा रही, उद्भास रही। बहुत ही नहीं हुए हैं, लेकिन खड़ी बोली में कविता हुई और इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, यहाँ से लेकर वहाँ तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। त्रिलोचन को याद करें तो हिंदी भाषा है उनकी जिनकी सांसों को आराम नहीं है। अब ये बात कोई मानेगा नहीं, क्योंकि अब हिंदी के बहुत सारे स्तर हैं और बहुत सारे रूप रंग हैं। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि हिंदी कविता जिसे कहते हैं, वह तो सचमुच में वही भाषा है जिनकी सांसों को आराम नहीं है। यानी कि खट कर मेहनत करके, मैंने कलकत्ता में एक बार कहा था एक गोष्ठी में कि एक ओर तो आप कहते हैं कि हिंदी साम्राज्यवादियों की भाषा है और दूसरी ओर आप कहते हैं कि हिंदी समाज या हिंदी हिंदुस्तानी या हिंदी बोलने वाले लोग ऐसे हैं। तो दोनों में तो बड़ा विरोध है। अगर ये खट कर खाने वाले लोग हैं, खटुआ कहते हैं, और खटुआ की भाषा अगर साम्राज्यवादी हो जाती है तो इसे आप कैसे व्याख्यायित करेंगे। बहरहाल मैं अभी उस प्रसंग पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हिंदी साहित्य में इस तरह से सक्रिय हुए, इस तरह से काम करते रहे, यह जानते हुए भी कि उनके काम की वह इज्जत उनको नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग थे, कविता साहित्य उनके लिए, अपने लिए, व्यक्ति के लिए वो एक सहारा बन करके वो चीज़ आती है कि मैं कुछ सार्थक कर रहा हूँ। हिंदी साहित्य उसको कितना गिनेगा अपने पास मुझे नहीं मालूम। उसी सीधी गोष्ठी में मेरी मुलाकात निडर जी से हुई, जो कलकत्ता के लोग हैं और उन दिनों थे, उनको निडर नाम याद होगा। उनका नाम कमलापति पांडे निडर था और निडर जी स्वदेश में काम करते थे, जूट मिल में काम किया, तरह तरह के काम उन्होंने किए, जो जिसे आप आज असंगठित कहते हैं, उस तरह के काम किए। जूट मिल में अभी भी शायद जूट मिल में काम कर रहे हूँ, मुझे नहीं पता। उनकी अपनी एक पृष्ठभूमि थी। तो वो साइकिल चला करके आते थे शिवपुर से, नेशनल लाइब्रेरी के उस सीधी गोष्ठी में शामिल होते थे और अपनी कविताएं सुनाते थे। अब वो कविताएं कैसी थी, उसकी गुणवत्ता कैसी थी, यह छोड़िए, यह तो बड़े बड़ों साहित्यिक लोग जो हैं वो लोग बताएंगे। लेकिन मुझे जो चीज़ उसमें भाती थी वो यह कि निडर जी के पास जो कविता के प्रति जो आस्था
और कविता में कह देने का जो सुख हासिल था वह बड़े बड़े कवियों को नहीं होता है भाई, ये तो मानना होगा। और बांग्ला के जो बहुत सारे कवि होते हैं सबके सब सुभाष मुखोपाध्याय, सुनील गंगोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, जीवनानंद दास नहीं हो जाते हैं। वहाँ भी ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को, अपने दुख को कविता में अभिव्यक्त करके अपने लिए एक संतोष हासिल करते हैं। और शायद कविता का यही सबसे बड़ा लाभ है, साहित्य का सबसे बड़ा लाभ है। जयनारायण जी एक थे, कथा लिखते थे, कहानीकार थे। बहुत बाद में मुलाकात हुई, श्री गोष्ठी में वो नहीं आए थे, लेकिन बाद में मुलाकात हुई। तो जयनारायण जी से एक बार मैंने पूछा कि भाई आप जो है सो एक साहित्य से कैसे जुड़े? तो उन्होंने यह बताया कि एक बार उनकी साइकिल चोरी हो गई, और साइकिल चोरी हो गई गांव के किसी हाट वगैरह से। तो और उन्होंने साइकिल देखा, और साइकिल जिसने चोरी की थी वो सामने था, लेकिन वो चूंकि अब साइकिल पर हाथ लगा चुका था और बाहुबल के कारण उससे वो निपट नहीं पाया, अपनी साइकिल वापस नहीं ले पाए, इतनी मदद नहीं हो सकी। तो उनके मन में जो उस समय जो भाव तरंग आया और जो घटना का उन्होंने विवरण किया वह उनकी कहानी बन गई। और कहानी जब वो बन गई तब उनके मन में साइकिल के खो जाने का असंतोष खत्म हो गया, और सृजन के सुख से उन्होंने उसे रिप्लेस कर लिया। उन्हें लगा कि उन्होंने बदला ले लिया, अपनी साइकिल हासिल कर ली। तो कविता कहानी लोग अलग अलग ढंग से लिखते हैं, उसके उनका अपना जो होता है लाभ, अपनी मन शांति के लिए जो लिखते हैं, असल में वही है। वे पेशेवर नहीं होते हैं। आपको निर्भय मल्लिक की याद होगी, रिटायर उनके बच्चे ठीक ठाक काम नाम करने लगे, रिटायर होने के बाद सारा पैसा लगा दिया उसमें। और बाद के दिनों में हमारे बगल के स्टेशन में कौन नगर में रहने लगा। कौन नगर में कैसे आ गया इस पर फिर अगले किसी दिन, आज उसकी चर्चा नहीं करूँगा। आज सिर्फ इतना कि मैं कौन नगर में था, बगल के स्टेशन हिंद मोटर में निर्भय मल्लिक थे और छेदीलाल गुप्त थे। कभी कभी मेरी मुलाकात हो जाती थी, क्योंकि दफ्तरी काम से जो समय मिलता है, आप तो जानते हैं कि जीवन जीविका के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो निडर जी को मैंने एक बार कहा कि निडर जी देखिएगा, मैंने कहा निडर जी आप असली कवि हैं और मैं नकली कवि हूँ, लेकिन टिकूंगा मैं ही। बोले कैसे? हमले कागज के फूल बहुत दिन तक टिकते हैं, असली फूल तो एक दिन दो दिन में ही मुरझा जाते हैं। ये जमाना नकली चीज़ों का है, असली कवियों की कद्र नहीं है। तो वो हंसने लगे और बोले नहीं क्या बात करते हैं भैया, लेकिन यह हकीकत है कि असली कवि इतना फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं दे सकता है, इतना एकदम जहाँ किसी कोई खोट न हो, कहीं कोई कमी त्रुटि न रह जाए, भावनाओं का संसार इतना मजा हुआ नहीं होता है। तो फिर यह कैसे हो सकता है? बहरहाल ये तो तब कहा। तो मैं उन दिनों कलकत्ता में अलग अलग तरह के लोगों से और अलग अलग व्यक्तियों के संपर्क में था, और इससे जो मेरा अनुभव अपना हो रहा था तो वह तो हो रहा था। इसी बीच में बात आई गई, अचानक विजय शर्मा जो हमारे मित्र जिनकी चर्चा कल हो रही थी, विजय शर्मा जी के सौजन्य से अयोध्या जाने का कार्यक्रम बना। अयोध्या में सहमत का कार्यक्रम था। सहमत यानी सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट। तो वहाँ पर एक कार्यक्रम था, और कार्यक्रम के लिए हम लोग समूह का कहा गया था जाने के लिए, और विजय शर्मा इसके काफ़ी उत्साही थे। तो विजय शर्मा, मैं और उनके जो बिजनेस पार्टनर थे, शायद नीलोत्पल नाम था, या हितेंद्र जी जानते होंगे तो वो करेक्ट कर देंगे, तो वो नाम था उनका। तो ये सभी लोग जो है सो ये हम लोग 3 लोग यहाँ से गए, और वहाँ जाकर जो हुआ सो हुआ। ये सब इस क्रम में गए थे कि बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद
की वह घटना थी कि वहाँ एक कार्यक्रम था। वहाँ जाकर मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। बहुत अच्छा इसलिए नहीं रहा कि कई तरह के बातें हुई और जो मैंने देखा उससे ये लगा। जी 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 उत्पल जी, हाँ जी, आप बीच बीच में मदद कर दे रहे हैं। तो वहाँ पर जो कार्यक्रम था और जिस तरह का रवैया था, क्योंकि पुलिस की व्यवस्था इतनी तगड़ी थी और इतनी कड़ी थी कि वो माथे पर टीका या टीक पीछे देखने पर ही वो लोगों को पकड़ लेती थी और किनारे ले आती थी, टॉर्च मार मार कर देख रही थी। मैंने कहा कि यह कौन सा तरीका है। इसी बीच में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, बड़ा हंगामा, वो लोग कुछ पर्चा वर्चा बांट रहे थे। उसी में से एक लड़का मेरे पास आया और विजय जी वहाँ पर थे। उसने कहा कि सर भैया देखिए साथी, इस तरह का अन्याय हो रहा है। तो पर्चा में कुछ अर्जुन सिंह के खिलाफ लिखा गया था। अर्जुन सिंह ने सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट को, जो शिक्षा मंत्री उसमें थे, उन्होंने काफ़ी फंड उनके माध्यम से मिला होगा। तो उन लोगों का कहना था कि सफदर हाशमी के इस तरह से निधन में या देहांत में या उन पर जो आक्रमण हुआ उसमें जिन लोगों का हाथ था उन लोगों से पैसा लेकर के सहमति काम कर रहा है। उनका अपना एक पक्ष था, मैं उसकी वैलिडिटी पर बात नहीं कर रहा हूँ, वो सही थे गलत थे, लेकिन मुझे यह गलत लगा कि ये काम हुआ। तो वहीं जो स्थानीय नेता थे जो देख रहे थे, या नेता ऐसा दिख रहे थे, मुझे लगा कि ये प्रभावी हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो लोग गिरफ्तार जिनको पुलिस किया गया है, आपके सामने हुआ है, ये कौन लोग हैं? ये लोग बजरंग दल के लोग हैं? ये किस दल के लोग हैं? ये लोग उत्पाती हैं? तो उन्होंने बताया कि नहीं, उसके नहीं हैं, तो ये लोग कम्युनिस्ट धारा से ही जुड़े हुए लोग हैं ना। हमने कहा फिर इनको गिरफ्तार करवा लेंगे आप, तो ये कौन सी बात है, आप क्या मैसेज जाएगा? तो पुलिस के जो शायद डीएसपी रैंक का अफसर रहे होंगे, पता नहीं, मुझे उनका रैंक तो याद नहीं है, लेकिन वो आया और उन्होंने मुझसे कहा कि आप चिंता न करें, इन्हें गिरफ्तार न करेंगे, बस इनको थोड़ी दूर ले जाकर, आधा किलोमीटर ले जा करके, हाफ एन किलोमीटर में ले जा करके इनको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर सनसनी फैल रहा है, पर्चा वर्चा बांट रहे हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है। फिर वहाँ से वहाँ गए तो अब वहाँ रात भर राम 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 होता रहा। सितारा देवी का नृत्य हुआ, तो सितारा देवी ने भी ये कहा कि मैं तो राम जन्मभूमि का नाम सुनकर ही आ गई हूँ। अब ये बात, वहीं पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, उतना याद तो नहीं रहता है, गिरीश कर्नाड, M.K. रैना, ऐसे बहुत सारे लोग, नाटक से जुड़े हुए लोग थे और सभी लगभग वहाँ के कार्यक्रम से जो पुलिस के रवैये से बड़े हताश थे। वहीं एक घटना यह भी घटी कि कुछ लोगों ने वहाँ से जय श्री राम का नारा लगा दिया। जो अर्जुन सिंह कुर्सी पर बैठे थे वो नीचे नहीं बैठ सकते थे, बाकी लोग नीचे पर ही बैठे थे, और उसके बाद उन बच्चों को उठा करके ले जाया गया। मैंने विजय से कहा कि इनका बेल तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन अब यह एक राजनीतिक पदावली बन गई है, ये बड़ा गलत हुआ है इस तरह से ये करना। कार्यक्रम हो रहा है और कार्यक्रम जो था उसकी पूरी रूपरेखा और फॉर्मेट से मुझे कोई बहुत संतोष नहीं हुआ। वहीं पर उसके कुछ दिन पहले ही कुछ विवाद सी बात हो गया था, उसके बारे में भी बड़े लोगों से बातचीत की, शायद M.K. रैना से बातचीत हमारी हुई उस प्रसंग पर। फिर कभी, अभी तो इतना ही कि वहाँ से जब लौट के कलकत्ता आया तो एक लेख मैंने लिखा, जो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, या इसका उल्टा लिखा कि जाना था गए ओटन कपास लगे हरिभजन, इस तरह से कुछ लिखा, अब याद नहीं है। वो सबरंग में छपा, उसका जो रविवारी ये होता था उसमें। तो इस पर भी कुछ मित्रों को नाराजगी हुई। और ठीक उसके बाद एक दिन मुझे एक पोस्ट कार्ड मिला जिस पर लिखा हुआ था कि धर्मनिरपेक्षता पर एक गोष्ठी है, आप जरूर आएं। और ऊपर में प्रगतिशील लेखक संघ लिखा हुआ था, यह एक वाक्य, और नीचे लिखा हुआ था हस्ताक्षर के रूप में कपिल आर्य। कपिल आर्य का नाम तो मैं जानता था, लेकिन कपिल आर्य से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। और यह भी मुझे मालूम था कि अलख नारायण जी की किसी डायरी में मेरा नाम देख करके वे एक दो बार मुझे खोजने के लिए आए भी थे। तो कलकत्ता में जहाँ लोग मिलते थे, श्री गोष्ठी के अलावा एक गोष्ठी थी जिसका नाम था बुलबुल सराय, तो बुलबुल सराय आए थे। तो मैं तो बुलबुल सराय जाया करता नहीं था, तो इसलिए, लेकिन खबर मिल गई तो मैंने कहा कि ठीक है मिल लूँगा, लेकिन मुलाकात हुई नहीं। तो मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने याद किया। और गोष्ठी थी कहाँ? कॉलेज स्ट्रीट में, उसका संस्कृत कॉलेज है शायद, उसके हॉल में था या कहाँ पता नहीं। तो वहाँ मैं गया तो वहाँ आदरणीय गीतेश शर्मा जी वगैरह वगैरह सभी लोग थे, और इन्होंने धर्मनिरपेक्षता पर बातचीत शुरू की। और चूँकि मैं आया ही हुआ था तो धर्मनिरपेक्षता पर बातचीत शुरू होते, जब मेरी बोलने की बारी आई
तो मैं थोड़ा तल्ख हो गया। और तल्ख होने के साथ ही मैंने पूछा कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अयोध्या गए थे। अभी धर्मनिरपेक्षता का जो बड़ा कार्यक्रम है जिसका संदर्भ आप ले रहे हैं, आप लोग गए थे, क्योंकि मैं गया था वहाँ और आप लोगों में से किसी से मुलाकात नहीं हुई, हालांकि भीड़ बहुत नहीं है लोग। तो उसी में मैंने फिर उनसे ये कहा कि भाई देखिए, और भी बहुत सारी बातें कही, गीतेश जी उसमें थे, लेकिन जो मुझे जो उस समय जिस बात पर थोड़ी सी सनसनी फैल गई, उसमें मैंने ये कहा कि देखिए कि भारत की धर्मनिरपेक्षता, अन्यथा न लीजिएगा, सिर्फ रूपक है। भारत की धर्मनिरपेक्षता यदि सरदार हरकिशन सिंह सुरजीत की उतनी बड़ी पगड़ी संभाल सकती है तो उसे विष्णुकांत शास्त्री की छोटी सी चुटिया संभालनी ही होगी। धर्मनिरपेक्षता की ऐसी परिभाषाएं न गढ़ें जो जनगण या लोकमन या लोक भावन या भारत की भूमि से भिन्न भूमि से उपजी हुई लगे। इस तरह की कई बातें कही। अब वहाँ मैं कह रहा हूँ कि क्या रूपक में बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी रूपक का सहारा तो लेना पड़ ही जाता है। तो मैंने कहा कि भारत की धर्मनिरपेक्षता अगर सरदार हरकिशन सिंह सुरजीत की इतनी बड़ी पगड़ी संभाल सकती है तो उसे विष्णुकांत शास्त्री की छोटी सी चुटिया संभालनी ही होगी। अब आप जानते हैं कि उस समय मैं कलकत्ता में ये बात कहना, जबकि हरकिशन सिंह सुरजीत सीपीएम के महासचिव थे और विष्णुकांत शास्त्री बंगाल में बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उसके बाद जब मैं बोल के उधर के आया नीचे, तो जा रहा था, तो एक सज्जन ने मुझे हाथ पकड़ कर बैठा लिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मैं चुप हो गया कि ये नाम पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, नाम तुम्हारा बुलाया गया था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैंने कहा मैं प्रफुल्ल गोरखियान हूँ। गाएगा हाँ, बहुत जोर से हंसने लगे और बाद में पता चला कि हंसना उनकी आदत में शुमार है। बोले अरे अरे अरे, मैं भी कहूँ कलकत्ता में कॉलेज स्ट्रीट में खड़ा होकर के इस तरह से बात करने का साहस और किस में है। मैं तो तुम्हें कब से खोज रहा हूँ। आदि आदि उन्होंने मेरी प्रशंसा की। बुजुर्ग थे, बाहर आए, नवल जी साथ में थे। नवल जी की चर्चा भी आएगी। नवल जी साथ में थे, नवल जी से मेरा परिचय था। वहाँ आए, वहाँ पर उन्होंने कुछ जो बाहर में थोड़ी बहुत बातचीत हुई। उसके बाद फिर हम लोग चले गए। लगा कि नहीं, इस बात का काफ़ी असर हो जाएगा और कपिल आज ने इसको नोट में लिया भी अपना, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और फिर लेकिन इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि निराला की जन्मशती तुरंत आसपास में थी। तो निराला की जन्मशती पर प्रतिध्वनि एक प्रकाशन संस्थान, तो प्रतिध्वनि ने फैसला किया कि 11 साहित्यिक किताबों का वह प्रकाशन करे। अब इंदु जी उसमें संपादक थी और जो प्रतिध्वनि थी उसकी, तो 11 का हो। उन 11 में ऐसे लोग हों जो जिनका नाम या जिनकी किताबें पहले प्रकाशित न हुई हों, लेकिन नाम से लोग थोड़े बहुत जानते हों। तो हुआ कि ऐसे 11 लोगों का चयन किया जाए। मुझे इसकी खबर नहीं थी। इसके पहले उन्होंने और कुछ किताबें छापी थी, कुछ लोगों की प्रतिध्वनि से छपी थी अलग अलग क्रम से, लेकिन निराला जन्म शती के अवसर पर 11 किताबों का प्रकाशन होने की बात थी। तो एक देवदीप हिंदी के कवि हैं, देवदीप मुखर्जी नाम है, हिंदी के कवि हैं और अच्छे कवि माने जाते रहे हैं और हैं भी। अभी पता नहीं कहाँ हैं, ये तो संपर्क में नहीं हैं हम, ये मेरी कमजोरी है। लेकिन देवदीप जी राजस्थान में थे और कमर मेवाड़ी वगैरह से संबोधन पत्रिका कमर मेवाड़ी निकालते थे, उनसे काफ़ी जुड़े हुए थे, तो हम लोगों को जानते थे। तो देवदीप जी कलकत्ता आ गए ट्रांसफ़र हो गए नौकरी के सिलसिले में, तो उनसे परिचय हो गया था। तो एक दिन उनका फ़ोन आया, कहा कि तुम इस तरह से क्यों करते हो, सो नवल जी तुमको कब से खोज रहे हैं, तो वो तुमसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा उनको मेरा नंबर दे दीजिए। तो नंबर उनको दे दिया गया। नंबर उनके पास हुआ तो ऑफिस में के फ़ोन पर ही उनसे बातचीत हुई। तो नवल जी ने ये कहा कि देवदीप मुखर्जी ने ये कहा था कि वो चाहते हैं इस तरह की योजना है जिसमें
नूर और तुम्हारी 2 लोगों की किताबें शामिल हैं। ये किताबें क्या पांडुलिपि उनको मिल सकती है? उनको इस बात पर संदेह है। तो मैंने कहा नंबर दे दीजिए, बात कर लेते हैं। तो नंबर दिया गया। नंबर दे करके उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद उसी दिन मैंने कहा कि ठीक है, मिल लेते हैं। तो उसी दिन उनका दफ्तर मेरे ऑफिस के से 10-15 मिनट के पैदल के रास्ते पर पार्क स्ट्रीट के दूसरी मोड़ पर था। तो फिर मैंने कहा कि आता हूँ। फिर मैंने नूर को फ़ोन किया उसके दफ्तर में और नूर को बताया कि यार ऐसी ऐसी बात है, तो मैं जा रहा हूँ और बात करूँगा। और उसका ऑफिस डलहौसी में था। तो मैं बीबी डिबाग जी, बीबी डिबाग, विनय बादल दिनेश पाक क्रांतिकारियों के नाम पर है, लेकिन जुबान पर डलहौसी ही चढ़ी हुई, तो क्या करेंगे, यही तो भारतीय मानसिकता है। बहरहाल बीबी डिबाग के पास उसका दफ्तर था। तो मैं जा रहा हूँ, तुम तो इतनी जल्दी आ नहीं पाएगा। अगर मुझे सही सही लगा तो मैं तुम्हारी तरफ से भी हाँ कर दूंगा और एक किताब आ जाए, लेकिन योजना ठीक ठाक लगे तो, या क्या कहती हो, तुम अपना अलग से बात करो। तो कहा नहीं, तुम देख लेना, बात कर लेना, जैसा भी हो तो बात कर लेना। नवल जी और उनसे जुड़े हुए लोगों की छवि हमारे मन में बहुत साफ नहीं थी, ये बात तो स्वीकारना ही होगा। तो जो तो वहाँ पहुँचा मैं, नवल जी से बातचीत हुई, नवल जी से बड़ी आत्मीय बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, दे दीजिएगा, हाँ दे दीजिए, अच्छा रहेगा। यार अब मैं जानता हूँ अब जो बातें होती है, तो उनकी बात ये थी कि इसका खर्चा उर्चा जो है सो ये हो जाएगा, तो कुछ विज्ञापन वगैरह दिलवा लेंगे दूसरे संदर्भ में, वो किताब के लिए नहीं, तो मैंने कहीं से कूपन वूपन हो जाए। तो मैंने हाथ खड़े कर दिए नूर की तरफ से भी, अपने तरफ से भी, कि विज्ञापन और पैसा हम लोग से संभव नहीं होगा। हाँ, हम लोग कुछ प्रतियाँ खरीद लेंगे, यह हो सकता है, लेकिन विज्ञापन तो हम नहीं दिला सकते और मैंने कूपन वगैरह नहीं भिजवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आपकी किताब जाएगी, आप अपनी पांडुलिपि दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, 4-5 दिन का समय दीजिए, 10 दिन का, हम नूर से भी बात कर लेते हैं। अब नूर से मैंने बात की, तो नूर उसने अपने स्वभाव से कई बातें, कई शंकाएं प्रकट की और कहा कि ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो दे देंगे। मैंने कहा कि ठीक है। तो अब देने की बात थी। अब नूर तैयार हो गया तो मेरे साथ एक संकट पैदा हो गई कि मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई और उनका देहांत भी हो गया, तो मुझे गांव जाना पड़ गया। तो मैंने नूर को फ़ोन करके कह दिया कि तुम अपनी पांडुलिपि दे देना और कहना कि मैं गांव चला गया हूं, और ठीक है, मेरी कविता बाद में छप जाएगी, किताब बाद में छप जाएगी। रविंद्र निराला जी अभी प्रवासी मजदूरों के बारे में बात करेंगे, तो अभी तो दूसरे प्रसंग में है, यह दूसरा क्रम है, तो उस पर अलग से बात करेंगे। तो लेकिन आपने ध्यान दिलाया रविंद्र जी, इसके लिए आपका शुक्रिया। बात तो अभी वही करनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह के प्रसंग आ गए हैं तो इसमें ही बातचीत होगी। तो अब क्या हुआ, अब होने के साथ साथ ये हुआ कि मैं तो गांव चला गया और लौट के आया तो पता चला कि नहीं, इन्होंने कहा है, मनमोहन ठाकुर ने कहा है, वही जिनसे कॉलेज स्ट्रीट में मुलाकात हुई थी और जिन्होंने कहा था कि ये प्रफुल्ल गोलख्यानी हो सकता है। इतने बुजुर्ग, बहुत पुराने आदमी, राहुल शंकरतैन के साथ काम किए हुए आगरा में, और इतने खुश मिजाज, रोते भी थे तो हंसकर, हर बात पर हंसते थे। और हंसते मतलब कोई मुस्कुराहट नहीं, ठहाका। अच्छी पैठ थी, पूरा भारत जानता था। रायन यादव वगैरह, विजय दांदे था वगैरह, तो उनके साथी ही थे। रायन यादव वगैरह थोड़ा उम्र में छोटे थे, लेकिन कलकत्ता में जब उनका प्रवास था तो उन लोग के काफ़ी इसमें थे, तो उस पर अलग से बात करेंगे। तो जो भी हो, विजय दांदे था जो राजस्थान के थे, तो उनसे मुलाकात मेरी उन्हीं के यहाँ हुई थी, तो उन पर अलग से बात करेंगे। कुल मिलाकर ये कि जब ठाकुर साहब ने कहा तो ठाकुर साहब के कारण जो है सो हुआ कि नहीं, तो देना ही पड़ेगा। फिर जल्दबाजी में मैंने वो पांडुलिपि दे दी और वहाँ से उसके प्रकाशित होने की बात हुई। अब प्रकाशन के साथ साथ ये सारी बात हुई थी। उसमें कौन कौन लोग थे? उसमें थे कपिल आर्य थे जो कहानी लिखते हैं। उसमें मुझे थोड़ा सा संदर्भ देखना होगा, मैं देखता हूँ। मेरे बेटे ने
ये सुन करके मुझे कहा कि हाँ इसका संदर्भ आपको लगेगा, तो उसने व्हाट्सएप किया, तो प्रसन्न जी ने मुझे ये व्हाट्सएप भेजा है। तो जो उसमें जो विज्ञापन था, तो उसमें मैं जल्दी से नाम बता दे रहा हूँ। उसमें कुशेश्वर जी थे, जितेंद्र धीर, नूर मोहम्मद नूर, प्रफुल्ल कोलख्यान, और उसके साथ पूर्णेंदु ठाकुर, सुरेंद्र बाफना, इनका नाम था उस लिस्ट में, और नाम था इनका प्रभात पांडे जी का, कपिल आर्ज का, बिमलेश्वर जी का, पलाश विश्वास का और विजय शर्मा का। तो ये 11 लोग थे जिनकी किताबों की बात उसमें आ रही थी, और किताबें आई भी। सब लोगों की किताबों के नाम भी अलग अलग थे। जाहिर है जो सबके संकलन थे तो उनके नाम तो अलग अलग होंगे ही, लेकिन आयोजन एक था और बड़ा भव्य आयोजन हुआ। और कलकत्ता में कहा गया कि अभूतपूर्व कार्यक्रम है, सभी भाषाओं में अखबार जो वहाँ निकलते थे उसमें निकला, और सभी संपादकों को बुलाया गया जिन्होंने ये किया। ज्ञान मंच में बड़ा सा कार्यक्रम हुआ और उसमें विष्णु चंद्र शर्मा जी आए। उन किताबों पर अलग से बात करेंगे कभी अगर मौका आया तो विष्णु चंद्र शर्मा जी दिल्ली से आए। अब जो लोग विष्णु चंद्र शर्मा को जानते हैं वे लोग उनके तेवर, उनकी शर्तों को भी जानते हैं। तो विष्णु चंद्र शर्मा जी आए और त्रिलोचन की बात थी विशिष्ट अतिथि के रूप में, और अलग अलग संपादक लोग आए। 2-2 मिनट में जैसे लोकार्पण हुआ और भव्य हुआ। तो हुआ कि ये लोकार्पण का कार्यक्रम ज्ञान मंच में इस तरह से होगा, उसका फॉर्मेट था। और दूसरे दिन इन किताबों पर बातचीत होगी, साहित्यिक गोष्ठी होगी, उसमें होगी। तो उसमें मैं भी एक वक्ता था और यह तय किया गया था कि ये जो 11 लेखक हैं जिनकी किताबें आई हैं उनकी तरफ से बोलने और जो भी करना होगा वो मैं करूं, ये ऐसी एक सहमति बनी थी। और जाहिर है कि नवल जी की इच्छा से बनी थी। नवल जी की खासियत यह है कि नवल जी किसी कार्यक्रम में खुद शामिल नहीं होते, उनका नाम नहीं होता है, वो मंच पर नहीं जाते, लेकिन वो सहयोग पूरा देते हैं और पृष्ठभूमि पूरी वो रचते हैं। संतोष सर छवि क्यों साफ नहीं थी इस पर भी बाद में बात करेंगे। हालांकि छवि इतनी गंदी रही नहीं, बाद में बहुत साफ हुई। तो बहरहाल तो अब ये हुआ तो हुआ कि मुझे बोलना था। अब जाहिर है कि 11 पुस्तकें मेरी छपी हैं और हम लोगों की छपी हैं, सबकी तरफ से मुझे बोलना है। तो मैं अब क्या बोल सकता था धन्यवाद ज्ञापन में, जो इस तरह से जिस शैली में बोला जाता है उस शैली में बोला। मुझे उतना शऊर है नहीं, लेकिन हाँ रविंद्र जी मैं समझ रहा हूँ दर्द तो है, लेकिन चूंकि ये प्रसंग दूसरे ढंग से उपस्थापित हुआ है तो इसलिए इस पर बात कर रहा हूँ। मुझे आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आप माफ़ी ना मांगें, माफ़ी तो मैं मांगता हूँ। ऐसे समय में जब उन पर बात करनी चाहिए थी मैं इन पर बात कर रहा हूँ, लेकिन चलिए उन पर भी बात करेंगे। तो अब मैंने जो कहा और उन्होंने जो सुना सो अलग बात। अब विष्णुचंद्र शर्मा काफ़ी बिफर गए। उनको ये लगने लगा कि दुनिया में जनवादी क्रांति के मसीहा तो वही हैं और बाकी ये लोग जो है सो सबसे मिला जुला है। और इस तरह की बातें उनके मन में आई और काफ़ी मलामत उन्होंने मुझे मेरी बातों की। इससे हमारे मित्रों को बड़ा आनंद आया, इन्वर्टेड कोमा में कह रहा हूँ, आनंद आया। मैं कसमसा कर रह गया। उनकी एक एक बात का जवाब देने की मैं कोशिश तो कर ही सकता था, लेकिन ऐसा कोई अवसर नहीं आया। विष्णुचंद्र शर्मा जी उसके बाद भी रहे और फिर मनमोहन ठाकुर के घर पर हम लोगों की बातचीत हुई। फिर मनमोहन ठाकुर ने उनकी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की। तो इससे ये पता चलता है कि कलकत्ता के बारे में जो लोगों की छवि है वो ये है कि ये लोग चाहे जितनी भी कोई बात करें, ये सेठों आदि से ये लोग मिले हुए होते हैं। इस तरह की कुछ धारणा रही होगी। भला इसमें बुराई भी क्या थी, लेकिन जो था नहीं उसका आरोप था। तो वहाँ से थोड़ा सा ये हो गया। और हमारे मित्रों
में ये बात आई। उसके बाद ये थी कि इन 11 पुस्तकों पर लिखी जाएगी, तो 10 पुस्तक पर मैं लिखूंगा और 1 पुस्तक पर नूर भाई लिखेंगे। यानी कि प्रफुल्ल गोरखियान की जो किताब थी, मैं जानबूझकर अपनी किताब का भी नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि किसी किताब का नाम नहीं लिया है, तो प्रफुल्ल गोरखियान की जो किताब थी उस किताब पर नूर मोहम्मद नूर लिखेंगे और बाकी 10 पर प्रफुल्ल गोरखियान लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? किसी बड़ी पत्रिका अखबार की बात नहीं थी। वहाँ महानगर एक सांध्य दैनिक निकला करता था, तो उसमें लिखेंगे और उनसे बात की गई थी कि ये यहाँ पर छपेगा, तो ये तय हो गया था। लेकिन 1-2 लिखने के बाद ही ये बात हुई। और नवल जी के मन में वर्ण क्रम का बड़ा ही महत्व हुआ करता था, तो वो वर्ण क्रम अल्फ़ाबेटिकली, तो इस तरह से लिखना शुरू हुआ। लेकिन 1-2 के छपते ही बाकी मित्रों ने कहा कि नहीं, हम लोग भी लिखेंगे, ये अकेले क्यों लिखेंगे, चलो भाई वो भी ठीक है, वो लिखेंगे, तो वो लिखें। लेकिन बीच में फिर नूर साहब ने फरमान जारी कर दिया कि उनकी किताब पर नहीं कोई लिखेगा और वे किसी किताब पर नहीं लिखेंगे। काव्या नाम की पत्रिका निकाली, लखनऊ चले गए, तो वहाँ से और प्रतिष्ठा अर्जित की। सुरेंद्र बाफना और दूसरे लोग जैसे पूर्णेंद्र ठाकुर जो थे, उनसे संपर्क बहुत नहीं रह पाया, यह भी सच है। तो इस ढंग से एक वातावरण तो उसका बना कि साहिब दीवान हो गए। तो मेरी किताब पर भी शायद नहीं लिखा गया, मुझे याद नहीं है, और गोष्ठी भी ठीक ठाक ढंग से नहीं हुई। लेकिन एक गोष्ठी हावड़ा में कई बार ध्रुवदेव मिश्र पासवान, जिनकी बड़ी कृपा रहती थी मुझ पर, आज भी रही होगी, लेकिन मैं संपर्क में नहीं रह पाया, तो जब उन पर एक अलग अध्याय में चर्चा करूंगा। तो वो थे, तो महेश जी वगैरह थे, तो उन्होंने कहा कि छोटी कविता के राजकुमार, इसी से सबसे खबर भी बनी। कोई नहीं, घर में 2-3 आदमी थे हम लोग, और जो ध्रुवदेव मिश्र पासवान थे, महेश जायसवाल थे, पन्ना लाल जी थे और मैं था। अब पन्ना लाल जी की चर्चा, देखिए संजोग से पन्ना लाल जी की चर्चा आ गई। पन्ना लाल जी एक शिक्षक, और इतनी अच्छी कविताएं लिखते थे। उनकी एक कविता जो मन करे मन की बात करे कोई, और इस तरह से कई अच्छी कविताएं जो बहुत ही भावपूर्ण ये थी। उनके एक साथी थे मोहन अच्छी कहानियां लिखते थे। अच्छी जब मैं कहता हूं तो उस दर्द की मौलिकता के बारे में कहता हूं, शिल्प के चुस्त दुरुस्त, उसकी नाटकीयता, उसकी प्रभावशीलता के बारे में नहीं कहता हूं। जेवर में, हीरा में और हीरा जो मिलता है उसमें अंतर होता है ना। तराशने के बाद उसकी कीमत बढ़ती है, लेकिन तराशने से मौलिक जो उसका जो तत्व है वह तो अपनी जगह है। हो सकता है उसको जिस ढंग से उसका क्राफ्ट में उसकी कमी हो और भी कई चीजें हो, लेकिन जो उसकी जो अनुभूति, दर्द, वह तो था। यानी कि रॉ मटेरियल के हिसाब से जो साहित्य की जो मूल वस्तु है, कविता की जो, कहानी की जो मूल वस्तु है, उस वस्तु के, चूंकि वह उनके अपने अनुभव से निकला है। तो मैं ये कह रहा था कि कलकत्ता जैसे शहर में ये जो लोग थे, और जो 11 नाम मैंने बताया, ये कोई मानक नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, इसमें विश्वविद्यालय से कोई जुड़ा हुआ नहीं था। सब शायद कोई छात्र भी नहीं था, अध्यापक कॉलेज के थे, शायद एकमात्र विमलेश्वर द्विवेदी। तो जो भी हो, तो ये लोग थे। और ये लोग जो है सो, उनके एक मित्र दार्जिलिंग रहते थे, कालका प्रसाद थे, उनकी किताब है, उन्हीं में पहचाना जाऊंगा। तो इस तरह से ना, मोहन की किताब, कहानियों की किताब थी, पतली नब्ज, उसमें कई कहानियां थी, आज नहीं मिलेगी। केदार सारथी, आग अब भी जल रही है।
बर्फ कल में काम करते थे केदार साहब। और कविता का नाम देखिए वहीं के किसी प्रेस से छपा, आग अब भी जल रही है। बहरहाल मैं तो कह यह रहा था, और वहाँ एक से एक बड़े विद्वान भी थे। मैं आपसे यह कह रहा था कि अब आप इस बात को जोड़ें कि मजदूरी मशक्क़त करते हुए भी, जीवन के दूसरे काम को करते हुए भी जो लोग वहाँ पर थे और साहित्य से जुड़े हुए थे, इनकी जगह वहाँ नहीं हो सकती थी। तो इनकी जगह कहाँ हो सकती थी? इनके बीच से जैसे इसराइल साहब आए, जूट मिल में काम करते थे, और आए, उनको उचित स्थान और सम्मान मिला, वो इसके योग्य भी थे, मार्क्सवादी संगठन में अच्छी जगह पर पहुँचे, ऐसा लोग बताते हैं, और प्रभावशाली भी थे। लेकिन विडंबना यह है, वे भी पावर पॉइंट बने तो बड़े लोगों के लिए बने। ये जो लोग काम करते हैं, ये जो मजदूर साथी हैं, पत्थर की आंख लिखने वाला भी इसको नहीं पहचान पाया, इन लोगों को जोड़ करके नहीं रख पाए, और इसकी परिणति जो अलग जगह पर अलग तरीके से जो होती है वो हुई, उस पर अभी क्या चर्चा करें, मन बहुत भारी हो जाता है। तो कोलकाता में एक अध्याय मेरा यहाँ पर हुआ, लेकिन नवल जी से जो संपर्क हुआ तो यह प्रभावित किया। हालांकि बीच बीच में वहाँ सुरेश शर्मा और दूसरे कई लोग थे, उन्होंने भी पुस्तक लिखी थी, मन न भय 10-20, तो उन्होंने दी। तो सुरेश शर्मा ने बहुत ये कहा ठाकुर जी के बारे में, बराबर वो मिलते थे, लेकिन वो चाहते थे कि हमारी जो धारणा है वही पुष्ट हो। लेकिन धारणा जो बनी थी वो खंडित हुई। अपनी धारणाओं के खंडित होने में मुझे उसका दुख नहीं होता है, बल्कि संतोष होता है कि एक परिष्करण हुआ। तो नवल जी के बारे में जो धारणा थी, चूँकि वो इस तरह से चलाते थे, संस्था वगैरह चलाते थे और उसके पीछे ही रहकर भूमिका अदा करते थे, और भारतीय भाषा परिषद से उनकी बड़ी निकटता थी, और हम लोगों की धारणा ऐसी थोड़ी दूरी दूरी बना के रखने की। तो हम लोग जब वहाँ आए तो यह पता चला कि भाई नवल जी ने अपने पीएफ से, जिस कारण से भी और जैसे भी, पीएफ तक से पैसा निकलवाया इन पुस्तकों के प्रकाशन के खर्च को उठाने के लिए। मैं तो सिहर गया, और यह देखा कि इस आदमी में साहित्य के प्रति समर्पण बहुत है, और कोलकाता के साहित्यकारों को, कलकत्ता के साहित्यकारों को आगे लाने की बड़ी उत्कंठा और इच्छा है। और जिन लोगों के साथ ये काम कर रहे हैं, जैसे वो कृष्ण बिहारी मिश्र, कल्याण मल्लोढ़ा, प्रतिभा जी, तो प्रतिभा जी का पूरा अग्रवाल, प्रतिभा अग्रवाल, और मदन मोहन अग्रवाल की चर्चा, जो उनके पति थे, उनकी चर्चा वो बार बार करते थे, तो उनकी प्रेरणा में था। तो शुद्ध साहित्य और पंजाबी आदमी हैं, और कभी कभी अपनी पंजाबियत पर भी आ जाते थे नवल जी। तो मुझे लगा कि नहीं, इनकी चिंताएं बड़ी हैं। और उस समय में वो अप्रस्तुत नाम से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे थे, या निकाला था, जिसकी बड़ी गहरी छाप उनके मन में थी, और जो स्वाभाविक था, मैं उस दौर से वाकिफ नहीं था। नवल जी एक अच्छी शुद्ध सुसंस्कृत कविताओं के लिए जाने जाते थे। तो जब उनसे हमारी बातचीत बराबर होने लगी, मुझ में एक आदत है व्यक्तियों को पढ़ने की। तो व्यक्तियों को मैं किताब की तरह पन्ना दर पन्ना और पुलट कर पीछे आकर भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, अगर मौका मिल जाए तो। नहीं मिलता है मौका, ज़िंदगी इतना मौका कहाँ देती है भाई। तो नवल जी को पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया, और लगा कि कैसे कैसे ये जुड़े, और फिर कैसे इनका हुआ विकासक्रम क्या हो सकता है। तो किताब को पढ़ने में जितना आनंद आता है ना, उससे ज़्यादा आनंद मनुष्य को पढ़ने में आता है। उसके करीब जाइए, पन्ना दर पन्ना, परत दर परत खोलिए। हर आदमी एक महाकाव्य है, एक उपन्यास है। बहरहाल तो जाता था उनके यहाँ, तो बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते उन्होंने एक दिन कहा कि प्रफुल्ल जी, आप जो बोलते हैं उसको लिख के दीजिए।
मैं इधर उधर गद्य तो लिख लेता था, लेकिन मैं बोला ही करता था। आलोचना में मेरी कोई दिलचस्पी लिखने में नहीं थी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं छोड़िए, बड़ा टेढ़ा काम है ये, मुझसे नहीं होगा। तो बोले कि नहीं नहीं लिखे सो, हम लोग एक पत्रिका निकालने जा रहे हैं, उस पत्रिका में हम इसको मुख्य लेख बना करके छापेंगे। तो ठीक है, छापेंगे। तो क्या नाम था उसका भाई? सामरथ, शायद यही नाम था, सामरथ। तो ऐसे तो प्रकाशक संपादक उनकी वो इंदू जी थी और इस तरह के थे। तो हुआ कि ये छपेगी। तो मैंने एक लेख लिखा, और जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो चूँकि मुख्य लेख होगा और पत्रिका उस पर आगे भी काम करती रहेगी उसी दृष्टि से। तो लेख लिखा मैंने, और लेख लिखने के बाद मैंने उनको दिया। तो उनको दिया तो उनको पढ़ करके उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा कि बस बस यही मैं चाहता था, ये इस अंक में जाएगा। लेकिन जब अंक का विमोचन हुआ तब जाकर मुझे पता चला यह लेख उस अंक में नहीं है। तो मैंने नवल जी से पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि तकनीकी कारण से इसमें नहीं आ सका, मैं आपको बताना भूल गया, अगले अंक में आपका लेख जाएगा। मैंने कहा अगले अंक में नहीं जाएगा, अभी जो पत्रिका की जो रूपरेखा मेरे सामने आ गई, तो मैं इस पत्रिका के काबिल नहीं हूँ और वहाँ ये नहीं जाएगा। नहीं नहीं, तकनीकी कारण से नहीं गया, अगला अंक में जाएगा, जरूर जाएगा, दिस दैट। मैंने कहा ठीक है, बात करते हैं। दूसरे दिन फिर उनके मैं दफ्तर गया, दफ्तर जाकर मैंने कहा कि देखिए वो लेख लौटा दीजिए, और वो लेख वहाँ पर नहीं छपेगा, क्योंकि उस पत्रिका का रूपरेखा पूरा, उसका मिजाज ही बदल गया, मेरे लेख के मिजाज उसमें नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि आप गुस्से में हैं। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ, मैं सहज कह रहा हूँ आपको, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैंने लेख आपको दिया था इसलिए आपसे मांग रहा हूँ, और जो जहाँ तक संपादक की बात है तो उनसे कह दीजिएगा। लेकिन तो लेख तो मेरे पास नहीं है, तो लेख तो संपादक के पास है। बोले तो आपके करीबी हैं, उनको कह दीजिएगा उस लेख को न छापें, उसकी प्रति है मेरे पास, अगर छापेंगे तो कॉपीराइट का मामला हो जाएगा। मैंने सीधा उनसे कहा कि मैंने ये लेख वापस ले लिया है, माना जाए। नवल जी को यह फैसला थोड़ा कड़ा लगा, कड़ा तो मुझे भी लगा, क्योंकि लेख नहीं छपा इसका उतना दुख नहीं था। जब मैं कह रहा हूँ उतना दुख नहीं था, इसका मतलब सर्वत्र तो था ही दुख, क्योंकि नवल जी जो सपना देख रहे थे साहित्य को सजोने की, और साहित्य की जो अवधारणा की बात कह रहे थे, और यह कहकर लिखवाया था उन्होंने, और वो नहीं छपा वहां। अब मैं लेकर के इसको आ गया। तब तक धीरे धीरे मैं कंप्यूटर पर भी काम करना शुरू कर चुका था। मैंने टाइपिंग वाइपिंग लिखना उखना थोड़ा सा अभ्यास हुआ था। तो मैंने पहले उसे 10-5 दिन में कंप्यूटर पर कॉट करके जैसे तैसे मैंने उसे लिखा। अब इसे कहाँ भेजूं कहाँ भेजूं, तो मेरे दिमाग में 2 पत्रिकाएं थी, एक तद्भव और एक आलोचना। तद्भव के संपादक अखिलेश जी और आलोचना के संपादक विनोद दास जी। तो उन्होंने कहा कि बताता हूँ मेरे से। तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो है सो ऐसा कीजिए कि आप दोनों में से किसी को भेजिए। विनोद दास बड़े नामी कवि अपने समय के, अभी भी हैं, फेसबुक पर भी हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको भेज दीजिए उसमें। तो मैंने कहा आलोचना में भेज देता हूँ। तो आलोचना में मैंने उसको भेज दिया, और भेज दिया तो ठीक है, अब इंतजार कर रहा था। इसी बीच में एक दिन मैं पाषाण जी के यहाँ गया था, तो उनको लेख मैंने पढ़ के सुनाया, उसके कुछ अंश। तो उन्होंने कहा कि ये लेख अच्छा है और ये लेख तो कहीं छपना चाहिए। मैंने कहा कि ये लेख नहीं छपा था वहाँ। तो अगले दिन जो फिर मैं वहाँ से लौट के आया तो परमानंद जी के पते पर गोरखपुर भेजा था। परमानंद श्रीवास्तव जो उसके संपादक थे, प्रधान संपादक तो नामवर जी थे। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। परमानंद जी वर्धमान में थे, मैंने कि आदरणीय परमानंद श्रीवास्तव जी वर्धमान विश्वविद्यालय में भी थे, कलकत्ता आना जाना था, मुझसे उतना परिचय नहीं था, मैं थोड़ा आगे बढ़कर मिल नहीं पाता हूँ। तो ये संकोच है। इस प्रसंग में एक बार फिर आगे कभी चर्चा होगी तो बताऊँगा इसके क्या क्या असर हुए हैं। तो जो भी हो, तो परमानंद जी इसके संपादक थे और
मेरी उत्सुकता यह थी कि ये लेख उन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो अचानक विनोद जी ने बताया कहीं सूचना मिली कि वो आए हुए हैं और अलका सरावगी जी की किसी किताब का लोकार्पण है तो उनके यहाँ ठहरे हुए हैं। तो मैंने कहा कि कैसे बात होगी कि उनको लेख मिला कि नहीं मिला। तो विनोद जी ने कहा अलका जी का नंबर आपके पास होगा या अलका जी को फ़ोन कर लीजिए, वहाँ उनसे बात हो जाएगी। तो मैं थोड़ा घबराता भी था सब फोन फान आदि से, तो अभी थोड़ा व्यस्त हो गया हूँ। तो मैंने फिर कहा कि ठीक है। तो मेरे अपने पास तो फ़ोन था नहीं, लेकिन जहाँ मैं टिका हुआ था तो उसके नीचे में था फ़ोन। तो फ़ोन से मैंने फ़ोन किया तो अलका जी ने खुद उठाया। अलका सरावगी बहुत नाम कमाया उन्होंने, बहुत कम उम्र में उनको ज्ञान क्या साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। किताब है क्या बाईपास, एक अच्छी किताब है ऐसा बताया गया है। तो बाईपास नाम नहीं याद है, पूरा नाम याद आएगा तो बताऊंगा। पहले तो आधार और फिर वो शायद राजकमल से बाद में छपा और कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुए हैं। तो आप लोग जानते हैं, नाम याद आएगा तो बता दूंगा। इसमें कुछ है नहीं मेरे पास, न किताब है न कुछ है, न ऐसे ही कर रहा हूँ। तो जो भी हो, तो उन्होंने यह कहा कि मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि अरे प्रफुल्ल जी मैं आपको फ़ोन करने ही वाली थी, सो देखिए आपका नंबर नहीं था मेरे पास, कहीं डायरी ये हो गया है। तो कल मेरी किताब का लोकार्पण है, उसमें आप जरूर आए, पुस्तक मेला स्टॉल नंबर 20 दैट, यह बोल करके उन्होंने रख दिया। तो मैंने कहा लो यार, मैं तो अपनी बात कहने गया था, कम से कम ये तो होना चाहिए कि फ़ोन करने वाले ने किस कारण से फ़ोन किया है इसका तो पता करें। उन्होंने अपनी बात कही और रख दी। मैंने कहा अब क्या करना चाहिए। मैंने कहा दोबारा करता हूँ और फिर कुछ कहता हूँ कि यहाँ परमानंद जी अगर हैं तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने 5 मिनट बाद फ़ोन किया। तो जैसे ही मैंने कहा कि मैं प्रफुल्ल बोल रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि अरे प्रफुल्ल जी तो मैं आपका ही नंबर खोज रही थी, देखिए ना सर एकदम गुस्सा हो गए। इन्होंने पूछा कि किसका फ़ोन था, मैंने कहा प्रफुल्ल गोलखियान का फ़ोन था। तो सर ने कहा कि वो ज़रूर मुझसे बात करने के लिए फ़ोन किया होगा और तुमने फ़ोन रख दिया, फिर से लगाओ, अब मुझे आपका नंबर मिल नहीं रहा, आप पहले सर से बात कर लीजिए। तो सर से मैंने बात की तो कहा कि मेरी बात कुछ उन्होंने नहीं सुनी, मुझे यह कहने का मौका भी नहीं दिया कि मैं प्रफुल्ल बोल रहा हूँ। उन्होंने जो खुद कहा सो यह कहा कि हाँ प्रफुल्ल आपका लेख मिल गया है और लेख अच्छा है, मैंने उसे देख लिया है और लेख अच्छा है, कोई कारण नहीं है कि आलोचना में वो न छपे, लेकिन अंतिम फैसला नवंबर जी ही करते हैं, मैंने उनको भिजवा दिया है। तो आप इतना नंबर स्टॉल में मिलिए, वहाँ लोकार्पण है। तो वहाँ मैं गया, मुलाकात, फिर वही बात उन्होंने वहाँ भी कही, ये नामवर जी ये कहते हैं मैं यहाँ से जाऊँगा दिल्ली जाऊँगा, नामवर जी ने देख लिया होगा, उनका जो भी निर्णय होगा आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, हम आपको बता देंगे। ये सब दे दिया। वहीं कृपा शंकर चौबे जी थे और कई लोग थे, जाहिर है कि लोकार्पण समारोह में लोग आए थे। तो वहीं से बातचीत चली कि काशीनाथ सिंह की वो जो किताब है क्या नाम है उसका, काशी पर 80, काशी पर एक काशी पर काशी का 80 इस जो किताब है, तो इस किताब पर एक गोष्ठी होगी और गोष्ठी जो है सो जन संसार में होगी, वहाँ चला जाए। तो वहाँ सभी हम लोग गए और वहाँ पर की किताब तो हमारे पास थी नहीं, लेकिन हंस में उस धारावाहिक रूप से वो चीज़ें छपी थी तो कुछ पढ़ा हुआ था, उस पर कुछ बातचीत हुई। तो बाद में कहा गया कि नहीं ठीक है। उसका 2-3 दिन के बाद जब अचानक एक दिन सुबह फ़ोन आया, मैं परमानंद श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, मेरे घर पर तब तक फ़ोन आ गया था, मैं परमानंद श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, प्रफुल्ल गजब हो गया। कहा क्या हुआ? अरे मैं जब तक अभी तुम्हारे लेख का मैंने प्रूफ देख करके ये किया है जी, काशी अभी धन्यवाद प्रसन्न जी, अभी तुम्हारा लेख मैंने उसका प्रूफ देखा है। अरे मैं तो यहाँ आया उसके पहले ही नामवर जी ने उस पर लंबा सा टीक लगा दिया और जाकर के सीधे प्रेस में भिजवा दिया था, उसका प्रूफ तक आ गया है जी। उस लेख का नाम है
साहित्य समाज और जनतंत्र, ये छपा उसमें। और जब उसका विज्ञापन आया तो शंभुनाथ जी ने एक दिन मुझे फ़ोन किया, मुझे नहीं पता था कि उसका विज्ञापन वगैरह आया है, तो उनके पास बुकलेट वगैरह आते होंगे, तो कहा कि प्रफुल्ल जी आलोचना में कुछ भेजे थे। मैंने कहा जी सर। तो क्या कविता विता? मैंने कहा नहीं, एक लेख भेजा था। मुझे क्यों, आलोचना पत्रिका आ गई है क्या? मुझे तो मालूम था कि हाँ स्वीकृत है, छप चुकी है। तो उन्होंने कहा कि वो नहीं, विज्ञापन देख रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा था। लेख है बोले जी अच्छा, तो आपने लेख कब भेजा? मैंने कहा कि तारीख तो नहीं याद है, लेकिन लेख भेज दिया था, तो उन्हें पसंद आया होगा तो छप गया होगा। भाषा देखते हैं। तो शंभुनाथ जी ने उसे पढ़ा, देखा और कहा कि नहीं अच्छा लेख है। और कृष्ण बिहारी मिश्र ने मुझे फ़ोन करके बताया कि लेख आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें तिल तंडुल, मैंने तिल और चावल मिल जाने से जैसे ये होता है ना, अलग अलग पहचान लिए जाते हैं। तो उनको मेरी बातों में ये लगा कि कभी मैं लेफ्ट राइट, तो उनको लगा होगा जो उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ कि तिल तंडुल। लेकिन उस लेख के छपने से मुझे बहुत ये लगा, और ये लेख मैंने लिखा था सामर्थ्य के लिए। अगर वह लेख सामर्थ्य में छप गया होता तो शायद उस लेख को वह सम्मान, वह ऊंचाई, शायद वह स्वीकृति न मिली होती जो आलोचना में छपने से मिली। और आलोचना में बाद में तो मेरे कई लेख छपे, और वो अलग प्रसंग है, उस पर बाद में। लेकिन इस तरह से मेरा परिचय हुआ और आलोचना में छपने लगा। तो आलोचना में ही कई लेख लिखे गए, और फिर लेख के कई मांग होने लगे, तो धीरे धीरे प्रफुल्ल जी आलोचना की तरफ चले आए और गद्य लेखन करने लगे। लेकिन साहित्य के लिए, कविता के लिए, आलोचना के लिए जो तैयारी चाहिए वह प्रफुल्ल जी के पास नहीं है। मैंने एक बार एक सज्जन से कहा था कि भक्ति काल के जो कवि थे, दो तरह के कवि थे। एक जिनके लिए धर्म और कर्म दोनों भक्ति थी, भक्ति उनका काम भी था, उसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती थी। और एक के लिए काम अलग था और धर्म अलग था, कर्म अलग था, धर्म अलग था, रोजी रोटी उससे नहीं चलती थी। तो जो लोग साहित्य में अध्यापक हैं, उनके लिए तो 24 घंटा का यही काम है। लेकिन जो लोग दूसरे नौकरी पेशा में हैं, दूसरा काम करते हैं, उनके लिए साहित्य पेशा नहीं है, तो उनकी स्थिति दूसरी होती है। तो बाद में एक सज्जन ने मुझसे कहा कि आप पार्ट टाइम लेखक हैं, इतना क्यों सोचते हैं? मैंने उनसे कहा नो, मैं फुल टाइम लेखक हूँ, पार्ट टाइम नौकरी करता हूँ। 8 घंटा नौकरी बजाता हूँ और 16 घंटा मैं लेखक की मुद्रा में रहता हूँ। तो यह 16 घंटा 8 घंटे से ज़्यादा है। इसीलिए अगर पाठ गिना जाएगा तो इसको इस ढंग से देखिए। तो इस तरह से धीरे धीरे वो चीज़ें आती गई। अब आप देखिए कि उसके बाद जो लगा कि नहीं, ये आलोचना में मैं काम कर सकता हूँ, और लिखा। और बाद में जो किताबें आई तो वो कैसे आई, क्या आई, तो उस पर चर्चा फिर किसी अगले दिन करेंगे। कोलकाता के संदर्भ में अभी और कई लोग जिन पर मुझे चर्चा करनी है वो हैं संस्थानों पर चर्चा, उससे जुड़ाव और उनके व्यक्तियों से चर्चा मैं मुमकिन है कि कल करूं। मेरे ये तमाम दोस्त, ये तमाम जो समूह में 11 लोग छपे थे, उनमें से कुशेश्वर जी, जितेंद्र धीर और नूर मोहम्मद, नूर तो खैर हैं ही, ये लगातार संपर्क में हैं। नीडर जी तो वहाँ नहीं थे लेकिन संपर्क में हैं। बाकी बिमलेश्वर जी वगैरह वगैरह संपर्क में नहीं है, लेकिन खबर मिलती रहती है, जानता रहता हूँ। नवल जी को भी देखता हूँ फेसबुक पर, लेकिन नवल जी से मेरी बातचीत नहीं हो पा रही है। पाषाण जी से भी बातचीत नहीं हो पा रही है। महेश जायसवाल जी से भी बातचीत नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है प्रफुल्ल?
इन तमाम लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही है, कहाँ अवरोध है, कहाँ टूट गया, इस पर कल बात करूँगा। हाँ, मुझे मेरे कौन नगर आने पर बात करना है, मुझे बात करनी है कलकत्ता के संस्थानों के बारे में, मुझे बात करनी है मित्रों के बारे में। ये सब तो सिर्फ अभी सूचनाएं हैं। वे जो बिल्कुल नज़दीक के मित्र थे, वे जो बिल्कुल नज़दीक के मित्र नहीं हुए, कुछ स्ट्रेटेजिक फ्रेंड्स भी थे, कुछ साहित्य के बाहर के भी थे। तो जल्दी जल्दी से मैं समेटने की कोशिश करूँगा। बहरहाल आज तो रूबरू में। नमस्कार, फिर मिलते हैं, कल बात करते हैं। ये लंबा हो जा रहा है जो अच्छा नहीं है। आप जो देख रहे हैं उनके प्रति मैं आभार क्या व्यक्त करूं। हाँ, लेकिन हाँ, ये ज़रूर बताएं कहीं कुछ छूट जाता है तो वो ज़रूर बता दें बाद में कि हाँ ये प्रसंग छूट रहा है या कहीं कोई चूक हो जा रही है तो वो भी ज़रूर बताएं। शुक्रिया।